वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है हम शुरू करने वाले हैं डिविडेंड का चैप्टर। इसके पहले हमने कैपिटल गेन रिवाइज़ किया था और हमने चैरिटेबल ट्रस्ट की पूरी क्लास कंप्लीट की थी जिसमें हमने स्टडी मेट के क्वेश्चंस भी करे थे। बट आज हम रिवीजन करेंगे अगेन एक चैप्टर का जिसका नाम है डिविडेंड, टैक्सेशन ऑन डिविडेंड। तो शुरू करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। और शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि आप किसी भी बुक को रेफ़र कर सकते हैं, कोई भी बुक हो आपके पास। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको सेक्शन में दिए हुए पीछे के प्रोविज़न को सुनना है और सुनने के बाद से आपको जाके सेल्फ स्टडी करनी है ताकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सेक्शन 115BBD, टैक्स ऑन सर्टेन डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी। ऐसा होता है इसमें कि जैसे अगर आप एक इंडियन कंपनी है और अगर आपको फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है क्योंकि आपने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो वो डिविडेंड जो है 15% पे टैक्सेबल होगा। जनरली जो डिविडेंड होता है वो कितने परसेंट पे टैक्सेबल होता है? जनरली कंपनी का जो टैक्स रेट होता है वो 30% होता है। बट इसमें गवर्नमेंट जो है रिलैक्सेशन देती है इंडियन कंपनी को कि आपका जो ये इनकम हुआ, डिविडेंड आपने रिसीव किया फॉरेन कंपनी से, उसको हम 15% पे टैक्स कर देंगे। बट आपको कुछ कंडीशन मेट करने पड़ेंगे। उस कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन है कि आप सिर्फ इंडियन कंपनी ही होने चाहिए, मतलब इंडियन कंपनी को ही जो है डिविडेंड जो है मिलना चाहिए फॉरेन की कंपनी से। दूसरा ये कि आप 26% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द फॉरेन कंपनी, मतलब कि आप 26% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू उस फॉरेन कंपनी में आपका 26% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तीसरा है कि जो भी डिविडेंड आपको मिल रहा हो वो डिविडेंड 222E के अंदर नहीं आना चाहिए। डीम डिविडेंड का एक सेक्शन है 222E, जिसको कि हम बाद में देखेंगे, बहुत ही बड़ा सेक्शन है। उसके अंदर ये डिविडेंड नहीं आना चाहिए, मतलब ABCD में आ सकता है या नॉर्मल डिविडेंड हो सकता है। इस केस में जो है अगर ABCD में भी कवर हो रहा है, स्टिल जो है आपका टैक्स रेट 15% हो जाएगा। और इस डिविडेंड के अगेंस्ट आपको कोई भी एक्सपेंस क्लेम करने को नहीं मिलेगा। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो फिर आपको डिविडेंड का रेट जो है वो कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। ये था हमारा सेक्शन 115BBD। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे, अब अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरा जो है, पहले कंपनीज़ क्या करते थे कि पहले कंपनीज़ के ऊपर ये लायबिलिटी होती थी कि आप जो है डिविडेंड डिडक्शन, जो DDT लगता था, कंपनी को जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है आप उस पर पहले टैक्स डिडक्ट कर दो और फिर शेयर होल्डर को दो। अब ऐसा नहीं है। अब द ओनर्स टू डिडक्ट टैक्स हैज़ बिन गिवन प्रोवाइडेड टू द शेयर होल्डर। जो भी शेयर होल्डर रिसीव कर रहा है उसको खुद ही उस पर टैक्स जमा करना है। With effect from AY 21-22, dividend income shall be chargeable to tax in the hand of recipient shareholder at the normal tax rate। और आपके ऊपर जो टैक्स रेट लगेगा वो नॉर्मल लगेगा। अब सरचार्ज ऑन डिविडेंड इनकम रेस्ट्रिक्टेड टू 15%। मतलब अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर आपके ऊपर सरचार्ज लगता है, अगर आपका इनकम जो है 2 करोड़ होता है, अप टू 2 करोड़ है, तो आपके ऊपर कितने का टैक्स लगता है? 15% का टैक्स है। अगर आपका इनकम जो है 2 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है, अप टू 2 करोड़ है, तो आपके ऊपर कितना सरचार्ज लगता है? 15% का। बट अगर 2 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है, मोर देन 2 करोड़ बट अप टू रुपीज़ 5 करोड़, तो 25% का लग जाता है। और अगर मोर देन 5 करोड़ रुपीज़ है तो सरचार्ज का जो रेट हो जाता है वो 37% हो जाता है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका इनकम मोर देन 5 करोड़, सपोज आपका इनकम 10 करोड़ है, बट जो आपका डिविडेंड है ना, उस डिविडेंड पे आपका मैक्सिमम टैक्स कितना, मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा? 15%। मतलब ये 10 करोड़ में आपका कोई भी इनकम क्यों ना, मान लो आपका हाउस प्रॉपर्टी हो, PGBP हो, कैपिटल गेन हो, वो सबको लीव इट, सेट अपार्ट। आपको सिर्फ यहाँ पे अभी बस इस बात का ध्यान रखना है कि बाकी सारे इनकम जब हम सरचार्ज लगाएंगे तो हम 2 पार्ट करेंगे। कैसे करेंगे हम? टोटल इनकम माइनस कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड 112A। इसका डिस्कशन पिछले चैप्टर में हो चुका है, आप जाके देखिए। एंड डिविडेंड इनकम, टोटल आपका जो भी टोटल इनकम है और जो भी आपका कैपिटल गेन है 111A एंड 112A का, उसको रिड्यूस कर देना है। साथ में डिविडेंड इनकम को भी रिड्यूस कर देना है। मान लीजिए अब ये रिड्यूस करने के बाद से आपका 7 करोड़ का इनकम आता है, तो 7 करोड़ पे जो आपका सरचार्ज का रेट होगा वो 37% हो जाएगा। बट जो आपका डिविडेंड इनकम है उस पर हम अलग से सिर्फ मैक्सिमम 15% का ही टैक्स लगा सकते हैं, सरचार्ज लगा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट ऑफ सरचार्ज। अब है हमारा एज पर सेक्शन 8, एनी डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222 ABCDE shall be deemed to be the income of the previous year in which dividend it is so distributed or paid by the company।
मतलब कि 222 एक डिविडेंड डिक्लेयर होता है, फिर एक डिस्ट्रीब्यूट होता है और पे होता है, ठीक है। तो 222 ए बी सी डी सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये बोलता है कि टैक्स उसी साल में लगेगा जिस साल में आपका जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या पे हो रहा है कंपनी के द्वारा, टैक्स उसी ईयर में लगेगा। एनी फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज सो डिक्लेयर्ड एट द एजीएम। एनी फाइनल डिविडेंड, जो फाइनल, एक आपका इंटरिम डिविडेंड होता है, एक आपका फाइनल डिविडेंड होता है, ठीक है। तो फाइनल डिविडेंड वो होता है जो ईयर ख़त्म होने के बाद से जब अपनी कंपनी की बैलेंस शीट बनती है उसके बाद से उसको डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, वो होता है फाइनल डिविडेंड। तो अगर आपका फाइनल डिविडेंड है शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो मान लो 21-22 की बात अगर हम करें तो 21-22 का इनकम जो है वो एसेस हो रहा होगा 22-23 में। तो 22-23 में इनकम हम अपना पीएनएल बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और उसके बाद से हम ये सोचेंगे क्योंकि दिस इज़ माई सरप्लस अमाउंट, दिस इज़ माई सरप्लस इनकम, और इस 100 रुपीज़ के सरप्लस इनकम में मैं 70 रुपीज़ डिविडेंड दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये जो डिविडेंड दे रहे हैं वो कब दे रहे हैं? 22-23 में। बट ये इनकम किस ईयर को पर्टेन करता है? 21-22 को। बट जो टैक्स लगेगा उसके बारे में सरकारी लॉ ये बोलता है कि एनी फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज़ सो डिक्लेयर्ड एट द एजीएम। मतलब ये 22-23 में टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि उसी ईयर में एजीएम में आपने ये डिक्लेयर किया होगा ना। एनी इंटरिम डिविडेंड शैल बी डिविडेंड ऑफ द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज़ सो रिसीव बाय द शेयर होल्डर। और इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो जनरली, जैसे 21-22 का एग्जाम्पल लेके हम चल रहे हैं, तो 21-22 में सपोज अगस्त 21 में जो है इंटरिम डिविडेंड, मतलब मिड ईयर में जो डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं उसे हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। तो अगर ये इंटरिम डिविडेंड अगस्त 2021 में कंपनी ने डिक्लेयर किया तो ये अगस्त 21-22 के ईयर में ही, जिस ईयर में वो रिसीव हुआ, रिसीव इज़ द वर्ड, तो जिस ईयर में ये डिविडेंड रिसीव होगा जनरली उसी ईयर में रिसीव हो जाता है, उस ईयर में जो है आपका टैक्सेबिलिटी अराइज हो गई। अब हम बात करते हैं टीडीएस ऑन डिविडेंड इनकम की। जो डिविडेंड इनकम होता है उसका जो टैक्स रेट होता है वो होता है 10%। अब नो टीडीएस शैल बी डिडक्टेड इफ रेजिडेंट शेयर होल्डर इज एन इंडिविजुअल एंड डिविडेंड इज पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। अगर अदर देन कैश के अलावा एक कंपनी अपने रेजिडेंट शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है तो फिर टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसके साथ साथ डिविडेंड का जो अमाउंट है वो 5,000 रुपीज़ से लेस होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होते हैं तो आपको ये 10% का टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सेट ऑफ बिजनेस लॉस अगेंस्ट डिविडेंड इनकम फ्रॉम शेयर हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड। Even where the shares are held as a stock in trade, the dividend income on such share shall be taxable the head income from other sources। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि कैपिटल गेन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज़ देखा था कि शेयर्स को जो है जैसे हमने देखा था कि FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं उनके जो भी शेयर्स हैं उसको हम हमेशा एक कैपिटल एसेट ट्रीट करते हैं। तो मैं आपको क्या रेफरेंस देना चाहती हूँ कि एक शेयर्स को जो ओन करता है उसके पास ये प्रेफरेंस है। हम एक चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम शेयर्स को जो है कैपिटल एसेट ट्रीट करेंगे और कैसे जो है हम उसको PGPP ट्रीट करेंगे, उसको हम एज ए स्टॉक ट्रीट करेंगे। तो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि शेयर्स को हम एज ए अपना स्टॉक ट्रीट करें या फिर एज ए कैपिटल एसेट ट्रीट करें, इसके पास हमारे लिए ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो इस ऑप्शन में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर मैं एज ए स्टॉक इन ट्रेड भी अपने शेयर्स को ट्रीट कर रही हूँ और अगर मुझे कुछ डिविडेंड मिलता है तो भी वो डिविडेंड जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगा, वो आपका PGPP में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर मैं कैपिटल एसेट ट्रीट करती हूँ और अगर मुझे डिविडेंड मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसे कैसे ट्रीट करूँगी, उस डिविडेंड को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में लेके जाऊँगी। बट अगर मैं अगर उसको PGPP भी ट्रीट कर रही हूँ, स्टिल मुझे उस डिविडेंड को क्या करना पड़ेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही लेकर के जाना पड़ेगा। दिस वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ वेस्टर्न स्टेट ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड CIT वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है। और अब हम आते हैं टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड इनकम इन हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन कंपनी। आपको रेसिडेंट का तो पता चल गया कि रेसिडेंट अगर आप हैं तो आपके ऊपर ओनस है कि नाउ यू शुड डिडक्ट द TDS। दूसरा आपको ये कि यू शुड पे टैक्स ऑन इट, और दूसरा ये है कि कंपनी को जो है TDS डिडक्ट करना क्या ज़रूरी है, कितने % से, 10% से। और नेक्स्ट आपने कंसेप्ट पढ़ा अगर आप रेसिडेंट है कि आपके ऊपर TDS डिडक्ट नहीं होगा, कंपनी डिडक्ट जो है नहीं करेगी, प्रोवाइडेड आप
आपका जो डिविडेंड का अमाउंट हो वो लेस देन 5,000 रुपीज़ हो, और दूसरा जो है डिविडेंड जो पे हुआ हो वो एनी मोड अदर देन कैश में पे हुआ हो। तो ये हो गया हमारा रेसिडेंट का डिस्कशन। अब हम बात करते हैं टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड इनकम इन हैंड्स ऑफ नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन कंपनी। As per section 115A, dividend income shall be taxable at the rate 20% in the hands of non-resident or a foreign company. Dividend income जो है नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी के हैंड में 20% के रेट से टैक्सेबल होगा, और कोई भी एक्सपेंसेस जो है उसके अगेंस्ट अलाउ नहीं होंगे। सेक्शन 195 प्रोवाइड्स फॉर a डिडक्शन ऑफ 20% ऑफ डिविडेंड पेड टू नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी। सेक्शन 195 जो है वो ये बोलता है a डिडक्शन ऑफ 20% ऑफ डिविडेंड पेड टू नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी, कि जो डिविडेंड पे हुआ है उसमें हम 20% का डिडक्शन जो है आपको दे देंगे। अब बात आती है, अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, जैसे हमने TDS की बात की, तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, वो ये कि जैसे अभी हमने TDS और डिविडेंड की बात की, तो ये जो TDS है वो सब पे डिडक्ट होना चाहिए, मतलब कि 222A B C D E जो भी है वो सब पे ये एप्लीकेबल होगा। TDS आपको सारे ही डिविडेंड पे काटना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं हम मोस्ट डिस्कस टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डीम्ड डिविडेंड की। डीम्ड डिविडेंड क्या होता है? डीम्ड डिविडेंड के जो सेक्शंस हैं वो है 222A B C D E। डीम्ड मतलब क्या होता है? डीम्ड मतलब कि कुछ है नहीं, बस हम उसे डीम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि वो ये एक पाउच है, बट हम इसे कुछ और मान लेंगे, हम इसे पाउच नहीं मान रहे हैं, हम इसे कुछ और मान लेंगे। जैसे ये पाउच है बट हम बोल रहे हैं नहीं ये एक बॉटल है। दिस इज़ जस्ट लाइक दैट। डीम्ड डिविडेंड वही होता है। डीम्ड का कंसेप्ट आपने बहुत बार सुना होगा। डीम्ड जो है हम यूज़ करते हैं जो चीज़ें किसी चीज़ को अज्यूम करने के लिए। तो मतलब A B C D E में जो सेक्शंस हैं वो हमें यही बोलते हैं कि आपको देखने से नहीं लगेगा कि ये डिविडेंड है, बट एक्चुअली में हम इसे डिविडेंड मानेंगे, और इस पे फिर आपको डिविडेंड के सारे जो भी सेक्शन है आपको TDS जमा करना है, या फिर शेयर होल्डर के हैंड में वो है कि अब आपको टैक्स पे करना है, वो सारे ही सेक्शन अप्लाई हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम 222A से। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट डिविडेंड इंक्लूड्स एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाई ए कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर टू द एक्सटेंट द कंपनी पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अगर एक कंपनी अपना कोई एसेट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उस एसेट के डिस्ट्रीब्यूशन को हम मानेंगे, क्या मानेंगे? डिविडेंड मानेंगे। टू द एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक? जितना तक कंपनी ने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, चाहे वो कैपिटलाइज्ड हुआ हो या कैपिटलाइज्ड नहीं हुआ हो। व्हेन अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स एसेट टू शेयर होल्डर इट अमाउंट टू गिफ्ट एंड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 नो कैपिटल गेन शैल अराइज टू द कंपनी। कंपनी के हैंड में कोई ऐसा नहीं है कि एसेट अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो मेरे हैंड में कोई कैपिटल गेन अराइज होने वाला है और उसे ट्रांसफर बना जाएगा। नो, इट अमाउंट एज गिफ्ट एंड नो कैपिटल गेन शैल अराइज। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट टू द शेयर होल्डर शैल बी कॉस्ट ऑफ सच एसेट टू द कंपनी। और COA जो होगा वो वही होगा जो कॉस्ट जो है हैंड में, कंपनी के हैंड में है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात ये है कि ये जो डिविडेंड जो है, जैसे मैंने कहा कि टू द एक्सटेंट कंपनी पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मान लो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 100 करोड़ रुपीज़ है और कंपनी ने जो एसेट दिया तो उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे? जो बुक वैल्यू में प्रेजेंट हो रही है, जो बुक वैल्यू आ रहा है उसको लेंगे, या फिर उसके फेयर मार्केट वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पे ये हुआ डिसाइड, एक सेंट्रल इंडिया इंडस्ट्री लिमिटेड एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसमें ये बोला गया कि कंपनी जो है, जो फेयर मार्केट वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उस वैल्यू को हम लेंगे। जैसे कि अगर मेरे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं 100 करोड़ रुपीज़ के, और जो एसेट है मेरे पास जो उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसकी जिस दिन मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया उस दिन उसकी वैल्यू 75 करोड़ रुपीज़ है, तो ये 75 करोड़ रुपीज़ जो है डीम डिविडेंड मानेंगे। मतलब 100 में से माइनस कर देंगे 75 करोड़ रुपीज़। 75 करोड़ रुपीज़ विल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड अंडर दिस केस। दूसरा है हमारा 222B डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर एक्सेट्रा। Dividend include any distribution to its shareholder by a company of debenture, debenture stock or deposit certificate in any form, whether with or without interest, and any distribution to its preference shareholder or share by way of bonus. अगर आपके preference shareholder हैं और अगर आप bonus issue कर रहे हैं तो that shall also be considered as deemed dividend. और या फिर अगर आप अपने shareholder को डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट देते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे उसमें इंटरेस्ट पोर्शन इंक्लूडेड है या नहीं है, तो हम उसको क्या मानेंगे? डीम डिविडेंड मानेंगे। और किस एक्सटेंट तक? टू द एक्सटेंट द कंपनी पोजेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। ये लाइन सारे इस सेक्शन में आपको सेम मिलेगी।
तो अभी तक हमने ख़त्म कर लिया है 222A और B, और अब हम शुरू करते हैं 222C, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन. Dividend include any distribution made to the shareholder of a company on its liquidation to the extent to which such distribution is attributable to the accumulated profit of the company immediately before its liquidation, whether capitalized or not. डिविडेंड में वो चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं अगर हम कंपनी के लिक्विडेशन पे कोई भी एसेट या कुछ भी, डिविडेंड इंक्लूड एनी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम कंपनी के लिक्विडेशन में करते हैं तो दैट शैल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड टू द कंपनी, दैट शैल बी ट्रीटेड एज प्रोवाइडिंग डिविडेंड टू द शेयर होल्डर to the extent the which company possesses accumulated profit immediately before its liquidation. देखो ऐसा सेक्शन ये बोलता है कि लिक्विडेशन से जस्ट पहले कंपनी के पास जितना, यहाँ पे देखो डेट ऑफ लिक्विडेशन, ये लिक्विडेशन के जस्ट पहले जिस दिन डिस्ट्रीब्यूट होता है एसेट ना, वो एक अलग डेट होती है क्योंकि बहुत काफ़ी लंबी प्रोसीडिंग्स चलती हैं, तब जाके एसेट की वैल्यू निकलती है, क्लेम लिए जाते हैं कितने लोगों का कितना पैसा बचा है, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट का जो डेट होता है वो अलग होता है और डेट ऑफ लिक्विडेशन जो होता है वो अलग होता है. तो यहाँ पे ये सेक्शन ये बोल रहे हैं कि डिविडेंड इंक्लूड एनी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप करते हैं ऑन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन तो उसको क्या माना जाएगा, उसको डीम डिविडेंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 222C टू द एक्सटेंट कंपनी पोजेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट जस्ट बिफोर द लिक्विडेशन, से पहले जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उस एक्सटेंट तक हम डीम डिविडेंड मान लेंगे. द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ऑन डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी कंसीडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डीम डिविडेंड. और जिस दिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जब हम देखेंगे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, क्योंकि जिस दिन एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा उस दिन कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कुछ और ही होगा, बट जिस दिन लिक्विडेशन हो रहा होगा उस दिन कंपनी का कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और होगा. तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू द एक्सटेंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देखेंगे, उसको देखने के लिए हम देखेंगे जस्ट बिफोर लिक्विडेशन के पहले जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना था. बट अगर हम ये देखेंगे कि कितने का कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, तो उसको देखने के लिए जिस दिन एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा ना, एसेट की जितनी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो हम देखेंगे. मतलब एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ. जैसे कि सपोज लिक्विडेशन हो गया 21-22 में, 31 मार्च 22 को एक ईजी सा डेट लेते हैं, 31 मार्च 22 को जो है लिक्विडेशन हो रहा है. अब इस लिक्विडेशन में और जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और जस्ट लिक्विडेशन से पहले हम ये देख रहे हैं कि कंपनी के बुक्स में कितना है, 100 करोड़ रुपीज़ है, 100 करोड़ रुपीज़. और जिस दिन, और मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी थी, फॉर एग्जांपल सपोज एक ही एसेट थी, ये मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी जिसको कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिस दिन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, सपोज़ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पूरे प्रोसेस में, क्लेम लेना और ये सारे प्रोसेस में हमको 1 साल लग गया. अब 1 साल लग गया, इसका मतलब कि जो एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा वो किस दिन हो रहा होगा, 31 मार्च. जैसे मैंने ये डेट लिया था, लिक्विडेशन हो रहा है 31 मार्च 22 को, एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ. बट एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन किस दिन हो रहा है, एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 31 मार्च 23 को. तो अब ऐसा हो गया कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का डेट अलग हो गया और लिक्विडेशन का डेट अलग हो गया. और जस्ट बिफोर लिक्विडेशन जो है कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना था, 100 करोड़ रुपीज़. और 31 मार्च 23 को जिस दिन एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस दिन कंपनी ने जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट किया उसका मान लो वैल्यू जो है 150 करोड़ रुपीज़ है. तो अप टू कंपनी पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो पूरा का पूरा जो है 100 करोड़ रुपीज़ जो है हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि ये पूरा 100 करोड़ रुपीज़ जो है, 100 करोड़ रुपीज़ वो कंपनी ने डिविडेंड दे दिया है. बट अगर 150 करोड़ रुपीज़ ना हो गए, ये सपोज़ करो कि ये होता 70 करोड़ रुपीज़, तो हम मानते कि 100 करोड़ रुपए में 70 करोड़ रुपए जो है कंपनी ने एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. आई होप कि आपको समझ में आ गया हो. Notwithstanding anything contained in section 45 where the asset of company are distributed to its shareholder on its liquidation, such distribution shall not be regarded as transfer to the company. ये हमने पहले भी देखा था, जब हम 222A पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि जब भी ऐसे केसेस हो रहे हैं तब जो है कंपनी के पास से एसेट जा रही है, अब उसका ओनर कोई और हो रहा है. बट इस केस में हम इसको ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे और कंपनी के हैंड में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा.
Where a shareholder on the liquidation of a company receive any money or other asset from the company, then shall be chargeable to income tax under the head capital gain, and the sale consideration for the purpose of section 48 shall be as under: money received, add market value of the asset received as on the date of distribution, less amount assessed as dividend under section 222C, sale consideration for the share in the liquidating company. फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे मैं एक ABC कंपनी है जिसमें मैंने शेयर्स होल्ड किए थे। अब उस क्या हुआ, ABC कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है। अब लिक्विडेशन हो रहा है तो मुझे जो भी कंपनी की कैलकुलेशन को हम हटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो 46 सबसेक्शन 2 का जो पॉइंट है वो फुल्ली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयर होल्डर के हैंड में बोला जा रहा है कि कंपनी का तो हो गया कि हाँ, हम टू द एक्सटेंट तुमको इतना अभी ऊपर वाले पॉइंट में मैंने समझा दिया कि इतने तक हम तुम्हारा डिविडेंड मान लेंगे कि तुमने डिविडेंड दिया है, दैट इज़ फाइन। अब शेयर होल्डर के हैंड में क्या ट्रीटमेंट होगा उसकी बात करते हैं। अब मान लो मैं एक शेयर होल्डर हूँ और मुझे जो है मिलते मुझे 30,000 रुपीज़ मिलते हैं, लिक्विडेशन हुआ तो मुझे 30,000 रुपीज़ मिले। अब इस 30,000 रुपीज़ में एक चीज़ हुई मेरे साथ, मुझे 30,000 रुपीज़ मिले और मुझे 20,000 रुपीज़ का एसेट मिला। जैसे एसेट जो है वो मैं अकेली थोड़े ना, कभी भी जब लिक्विडेशन होगा तो एक ही शेयर होल्डर थोड़े ना होता है, बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, तो सभी को मिलता है वो एसेट। तो ऐसा हुआ, मुझे 30,000 रुपीज़ मिले, इन मनी मिला मुझे 30,000 रुपीज़ का, और 20,000 रुपीज़ का मुझे एसेट मिला। मतलब टोटल एसेट मेरे पास कितना हो गया, टोटल जो मुझे मिला, जो कंसिड्रेशन मिला मुझे, वो कितना मिला मुझे, 50,000 रुपीज़ मुझे मिला। अब एक चीज़ समझो, इस 50,000 रुपीज़ मुझे मिला, बट जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो मैं जो मेरे पास से कुछ जाता है, कैपिटल गेन कब राइज होता है, जब हम मेरे पास कोई ऐसा एसेट है जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जो जा रहा है मेरे पास से। तो जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो मेरे पास से क्या जाता है, जो शेयर्स मैंने उस कंपनी में होल्ड किए थे वो मेरे पास से जा रहा होता है। वो कहाँ जा रहा है वो नहीं ध्यान दो, वो मेरे पास से तो चला गया। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नॉट बी कॉल्ड एज द ओनर ऑफ दैट शेयर होल्डर ऑफ दैट शेयर। तो मेरे पास से क्या जा रहा है, मेरे पास से वो शेयर्स जा रहे हैं, ठीक है। और मुझे तो ये आपको मैं ये कैपिटल गेन कैसे जो है, अभी कैपिटल गेन पे मत जाओ, अभी सिंपल समझते हैं कि शेयर होल्डर के हैंड में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो शेयर होल्डर के हैंड में क्या होगा, मैंने आपको समझाया अभी तक कि क्या मिला, 30,000 रुपीज़ मिले, 20,000 रुपीज़ का एसेट मिला, मतलब 50,000 रुपये मुझे मिलते हैं। अब ये 50,000 रुपीज़ में कंपनी ने जो डीम डिविडेंड निकाला होगा उसके हिसाब से 10,000 रुपये जो हैं, इस 50,000 रुपये में 10,000 रुपीज़ विल बी कंसीडर्ड एज डीम डिविडेंड। जो भी उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, जितना भी था, उसके हिसाब से मुझे इतना पता चला, मुझे अपने स्टेटमेंट में पता चल रहा है कि जो मेरा डीम डिविडेंड है वो 10,000 रुपये है। तो अब मुझे कैपिटल गेन निकालना है। कैपिटल गेन किस चीज़ का निकालना है, मुझे कैपिटल गेन निकालना है इस चीज़ का कि मेरे पास से जो शेयर्स जा रहे हैं उसके बदले मुझे कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है, और उस कंसिडरेशन जो मुझे मिल रहा है लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मेरा कैपिटल गेन निकलेगा और उस पर मुझे टैक्स लगेगा। तो मेरे कंसिडरेशन, सारा खेल यहाँ पे यही है कि मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा। तो मेरा FVC जो होगा वो होगा 30,000 रुपीज़ जो मुझे मनी मिला, 20,000 रुपीज़ जो मुझे एसेट मिला, टोटल हो गया 50,000 रुपीज़। बट हम इसमें से लेस कर देंगे 10,000 रुपीज़ जो हम ऑलरेडी डीम डिविडेंड कंसिडर कर चुके हैं, क्योंकि उस पर जो टैक्स होगा, उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो अलग होगा, उसको सेपरेटली अलग ट्रीट किया जाता है, उसके लिए अलग सेक्शन बने हुए हैं। बट यहाँ पे हम सिर्फ कैपिटल गेन को के सेक्शन को लगाना चाहेंगे। तो वो 10,000 रुपीज़ जो है मैंने अलग कर दिया, बिकॉज दैट वाज माई डीम डिविडेंड। बचता है मेरे पास 40,000 रुपीज़, और सपोज़ कि मैंने जो शेयर्स एक्वायर किया था वो मैंने 30,000 रुपीज़ में एक्वायर किया था, टोटल जितने भी शेयर्स थे, तो मैंने 30,000 रुपीज़ में एक्वायर किया था। तो माई FVC इज़ 40,000 रुपीज़, माई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज़ 30,000 रुपीज़। अब मेरे पास ये 10,000 जो है कैपिटल गेन निकल के आ गया, और इसके साथ साथ मेरे पास 10,000 का डिविडेंड इनकम होगा जो मैंने लेस किया था। सो ये पूरा कंसेप्ट है 22C का। अब आगे 222C में एक और पॉइंट है, और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द शेयर इन लिक्विडेटिंग कंपनी, द पीरियड सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑन विच कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन शैल नॉट बी कंसीडर्ड। कैपिटल गेन निकालने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि FVC निकालना होता है, आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना होता है, और होल्डिंग पीरियड निकालना होता है। अब होल्डिंग पीरियड निकालने के लिए यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ ये बोली गई है कि सिर्फ हम होल्डिंग पीरियड, इस जो मैंने शेयर्स होल्ड किए थे उसका होल्डिंग पीरियड अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन ही रखना, उसके आगे मत देना।
आगे मत लेना, बिकॉज क्योंकि चाहे मुझे पैसे बाद में मिल रहे हो, चाहे ये कैपिटल गेन सब कुछ बाद में हो रहा हो, बट जो होल्डिंग पीरियड कंसीडर होगा दैट शैल बी कंसीडर्ड अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन. The period subsequent to the date on which the company goes into liquidation shall not be considered. मतलब up to date of liquidation जो होगा वही मेरा holding period होगा. Next point we have is where the capital asset become the property of the SSE on distribution of capital asset by a company on its liquidation, and the shareholder has been assessed to income tax under the head capital gain in respect of that asset under section 46. The cost of acquisition of that asset shall be FMV of the asset on the date of distribution. अब अगर छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप थोड़ा लॉजिक लगा के पढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ पता होगा, जैसे कि एक सेक्शन था 45(2) का जिसमें हमने ये देखा था कि अगर मेरी कैपिटल एसेट है जो कि स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होने के बाद से जब हम पीजीपीपी का इनकम निकालेंगे तो क्या लेंगे हम? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. सेल प्राइस तो हम वही ले लेंगे जिस पे हमने सेल किया, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम वो लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन हमने उस डेट पे कन्वर्ट किया था. मतलब कि ये कि जो वहाँ पे जब कैपिटल गेन निकालने के लिए हमने जो एफवीसी लिया था वही यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा. तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें सिर्फ यही बोलता है कि अगर इफ़ फॉर एग्जाम्पल आपको मुझे, जैसे मेरे एग्जाम्पल पे ही आते हैं, मुझे मैंने बताया था कि 30,000 रुपीज़ मिल रहे हैं और मुझे 20,000 रुपीज़ का क्या मिल रहा है? एसेट मिल रहा है. अब ये मुझे 20,000 रुपीज़ का जो एसेट मिला है, कल को मैं बाद में जाके इसे 2-3 साल बाद बेच देती हूँ, फॉर सपोज टेक एन एग्जाम्पल. तो ये 20,000 रुपीज़ का जो मैंने बेचा, तो मेरे पास मुझे इतना तो दिख रहा है कि ये 20,000 रुपीज़ को मैं बेच रही हूँ सपोज करो 50,000 रुपीज़ में, तो ये 50,000 रुपये मेरे पास सेल हो गया. अब यहाँ पे भी सिंस ये मेरा एसेट बन चुका है तो मुझे कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा क्योंकि ये मेरा एसेट है. तो एफवीसी जो है वो तो तुम्हारा आ गया, क्या आ गया? जितने पे मैंने बेचा 50,000 रुपीज़ पे, बट मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे ये बोलता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगा, जो जिस दिन एसेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उस दिन किस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? उस दिन के फेयर मार्केट वैल्यू पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था. तो जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट के दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू थी ना, वही मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा. ठीक है, और उसके बाद से मेरा कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर 222C. 222D पे आते हैं, डिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. ये भी आपका एक डीम्ड डिविडेंड सेक्शन का पार्ट है. Dividend include any distribution to its shareholder by a company on reduction of its share capital to the extent to which the company possesses accumulated profit, whether capitalized or not. अगर कंपनी अपने शेयर कैपिटल रिड्यूस करती है और इसके बदले में वो कुछ भी देती है, तो वो एनी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम डीम डिविडेंड मान लेंगे. कब, कहाँ तक? टू द एक्सटेंट टू विच कंपनी पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. अब एक केस है यहाँ पे जी नरसिम्हन सुप्रीम कोर्ट का. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी ऑन द रिडक्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल हैज़ 2 कंपोनेंट्स. 2 कंपोनेंट हैं. जब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा है उस पर अगर कुछ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी तो उसके 2 कंपोनेंट बनते हैं. पहला है डिस्ट्रीब्यूशन एट्रीब्यूटेबल टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एट्रीब्यूटेबल टू द कैपिटल. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द अमाउंट रिसीव ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट एज डिविडेंड इज द सेल प्रोसीड for computing capital gain on reduction of share capital. Therefore, the price of the share reduced shall be as under. Just like ये टेक्स्ट को छोड़ते हैं हम 222C के प्रोविज़न को रिकॉल करते हैं. यहाँ पे इस प्रोसीड्स में, मतलब ये जो केस है, इस केस में आपको वही पॉइंट समझाया गया है जो मैं आपको नोट एक बता रही थी कि ये 222C में जैसे मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे पॉइंट ये बताना चाहता है कि अब शेयर होल्डर के हैंड में कैसे ट्रीटमेंट होंगी. तो यहाँ पे भी ये पॉइंट जो है आपका, ये जो केस है वो आपको ये लॉ यही चीज़ बता रहा है कि जब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होगा तो यहाँ पे यही बोलता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, आप चाहे एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो या कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वो सबको हम डीम डिविडेंड मानेंगे. तो ये यहाँ पे ये बोलते हैं कि मान लो कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हुआ, मेरा 10,000 का शेयर कैपिटल था जो कि रिड्यूस होकर 5,000 हो गया. अब ये 5,000 जो कंपनी ने कम किए, इसके बदले मुझे कंपनी ने कुछ दिया होगा. अब मान लो 50,000 रुपये मुझे मिले. इस 50,000 रुपये में कुछ तो कंपनी
अज्यूम करेगी ना, जैसे कि एज पर लॉ टू द एक्सटेंट इस 50,000 रुपये में सपोज करो कि कंपनी के यहाँ से 50 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है टू मेनी शेयर होल्डर। बहुत सारे शेयर होल्डर होंगे मेरे जैसे, जिनको 50,000 या 60,000 जो भी जितने नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने होल्ड किए उस उतना मिला होगा, उसके अकॉर्डिंग उन्हें पैसे मिले होंगे। तो सपोज़ अभी कंपनी के हिसाब से देखते हैं, 50 करोड़ रुपीज़ का सपोज़ कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, एसेट डिस्ट्रीब्यूट किया है, और हम ये जानते हैं कि उस एसेट को चाहे डिस्ट्रीब्यूट किया है, बट उस एसेट में, उस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में हम एसेट नहीं मानेंगे। हम क्या मानेंगे? हम उसमें ऐसा मानेंगे कि कुछ अमाउंट तो कंपनी ने डिविडेंड दिया है और कुछ अमाउंट जो है कंपनी ने एसेट डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो डिविडेंड कितना दिया है? टू द एक्सटेंट कंपनी पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सपोज करो कि 25 करोड़ का अमाउंट था जो कि कंपनी ने कंपनी हेल्ड एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो 25 करोड़ जो है कंपनी ने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के रूप में रखा था। तो उस 50 करोड़ को जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट किया, उसमें 25 करोड़ तो हम ऐसे मान लेंगे कि ये 25 करोड़ भाई कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट एज ए एसेट नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया है, एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, और बाकी 25 करोड़ रुपीज़ जो है वो हम मानेंगे कि ये कंपनी ने एसेट डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, अब उस 25 ये कंपनी के हिसाब से हो गया। कंपनी ने अपना कैलकुलेशन कर लिया कि 25 करोड़ रुपीज़ में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और 25 करोड़ रुपीज़ जो है वो मैं एज ए एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। अब ये पैसे मेरे हाथ में आए, सपोज करो मेरे हाथ में मुझे कितने मिले? मुझे 50,000 रुपये मिले। अब इस 50,000 रुपीज़ में मुझे पता चला ये कि मेरा जो डिविडेंड का हिस्सा है, जो कंपनी ने अपनी कैलकुलेशन की होगी तो उसे पता चल रहा होगा कि ईच शेयर्स पे मुझे कितना, मैं ईच शेयर्स पे कितना डिविडेंड दे रहा हूँ। अब उसमें मुझे पता चला कि इस 50,000 रुपये में मेरा जो शेयर्स डिविडेंड का हिस्सा है वो 10,000 रुपये है, और बाकी जो 40,000 रुपये वो मेरे पास एज एन एसेट आए हैं। ठीक है, तो 10,000 रुपीज़ विल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड। अब बाकी ये 40,000 रुपीज़ का क्या होगा? अब ये 40,000 रुपीज़ का अलग ट्रीटमेंट होगा। 222C और 222D एक सिमिलर सेक्शन है, काफ़ी हद तक एक सिमिलर सेक्शन है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एक तो जैसे इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर जो ट्रीटमेंट होती है वो दोनों ही केस में सेम होती है, और दूसरा मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब आप लिक्विडेशन होता है कंपनी का तो शेयर होल्डर के हाथ से क्या जाता है? शेयर्स जाते हैं। और जब रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल होता है, जैसे मेरा 10,000 का शेयर कैपिटल रिड्यूस होकर 5,000 का शेयर कैपिटल हो गया, तो इस बार भी मेरे हाथ से क्या जा रहा है? मेरे हाथ से शेयर्स जा रहे हैं। तो ये जो शेयर्स जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि जब भी मेरे पास से कुछ जा रहा है तो हमें कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। तो मेरा जो 5,000 रुपीज़, सपोज़ कि मेरे पास ये 5,000 रुपीज़ के शेयर कैपिटल थे, बट मेरे पास शेयर्स थे 500, ठीक है, 10 रुपये के हिसाब से। तो मेरे पास 500 शेयर्स चले गए, तो अब मुझे उस शेयर्स के चले जाने के लिए मुझे कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। अब उस कैपिटल गेन के लिए मुझे क्या चाहिए? FVC चाहिए। तो ये FVC मेरे पास फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा? 50,000 रुपये मुझे मिले थे। 10,000 रुपीज़ जो थे उस 50,000 में, वो क्या थे मेरे? वो डिविडेंड थे। तो वो 10,000 को सेपरेट कर दो, बाकी बचे 40,000 रुपये। उस 40,000 रुपये को मेरा वो 40,000 रुपीज़ मेरा क्या माना जाएगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। और इसके बाद जो है लेस हो जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो भी उस 500 शेयर को ख़रीदने के लिए मैंने जितने भी प्राइस दी हो, तो जितने भी 5,000 रुपये मान लो, 500 इंटू 10 जैसे मैं बोली थी, तो 5,000 रुपीज़, तो 40,000 रुपीज़ मेरा सेल्स कंसिडरेशन हो गया, 5,000 रुपये मेरे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। अब बाकी 45,000 रुपीज़ मेरा क्या निकल के आ गया? कैपिटल गेन निकल के आ गया। सो 222C and D आर काइंड ऑफ सिमिलर सेक्शन, और दोनों की ट्रीटमेंट भी जो होती है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। बस डिफरेंस बस यही है कि उसमें जो है लिक्विडेशन होता है और इसमें जो है शेयर कैपिटल रिड्यूस होता है। अब आते हैं आप सबसे बड़े टॉपिक पे और डीम्ड डिविडेंड को, और वो है 222E। अब अभी तक जो आपने सेक्शन पढ़ा उसमें आपने यही पढ़ा, टू द एक्सटेंट कंपनी वर्सेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, तो ऐसा हो जाएगा। ये सेक्शन बाकी सेक्शन से बहुत हद तक अलग है। अब ये अलग क्यों है इसको भी देख लेते हैं। लोन एंड एडवांस बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी डीम्ड एज डिविडेंड। अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी लोन एंड एडवांस देती है तो उसको हम क्या मानते हैं? डिविडेंड मानते हैं। देखो, loan and advance by closely held company deemed as dividend. Dividend includes any payment by a closely held company of any sum by way of loan or advance to a shareholder being the beneficial owner of share or holding not less than 10% of voting power. ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी पेमेंट बाय ए क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर पे करती है
एज अ लोन एंड एडवांस, एज अ लोन एंड एडवांस अगर एक क्लोजली हेल्ड कंपनी पे करती है किसी शेयर होल्डर को, और उस शेयर होल्डर के पास क्या होना चाहिए, अगर वो बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर होल्डर बीइंग द बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर, मतलब कि ये शेयर होल्डर, अगर मैं शेयर होल्डर हूँ तो मैं उस शेयर्स की बेनिफिशियल ओनर भी हूँ, और साथ में मेरे पास जो है होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ वोटिंग पावर, और अगर मेरे पास होल्डिंग जो है वो 10, अगर मेरे पास 1% की होल्डिंग है तो, और फिर भी अगर मुझे कंपनी लोन एंड एडवांस देती है, एक कंपनी है जो कि मेरे पास 1% की होल्डिंग है और लोन एंड एडवांस देती है, तो ये इस सेक्शन में फॉल नहीं करेगा। ये तभी फॉल करेगा जब मेरे पास 10% से ज़्यादा की वोटिंग पावर है और कंपनी अगर मुझे लोन एंड एडवांस देती है, तो ये जो है एक डिविडेंड ट्रीट किया जाएगा। या फिर टू एनी कंसर्न, कंपनी जो है वो लोन एंड एडवांस दे रही है, किसे दे रही है, एक ऐसे कंसर्न में दे रही है जिसमें मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। जैसे सपोज करो कि मैं एक कंपनी में 20% शेयर्स होल्ड करती हूँ, और मेरा एक फर्म है जिसमें मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसमें मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर एक कंपनी है, एक दूसरी प्राइवेट कंपनी है जिसमें मेरे जो शेयरिंग है वो 30% है, तो मैं 20% से ज़्यादा होल्ड करती हूँ, तो वो मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है मेरा उसमें। ये चीज़ समझ आ गई। तो अगर मेरा वो उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया, और सपोज करो एक ABC कंपनी है जिसमें मेरा 10% से ज़्यादा, मान लो 20% मेरी वोटिंग पावर है, और दूसरी एक कंपनी है DEF कंपनी है। अब ABC कंपनी ने, अब पहला प्रोविज़न क्या था, पहला प्रोविज़न ये था कि कंपनी जो है लोन एंड एडवांस किसको दे रही है, मुझे दे रही है, क्योंकि मैं बेनिफिशियल ओनर ऑफ शेयर्स हूँ, जो भी शेयर्स हैं वो मेरे नाम पे है और मैं ही बेनिफिशियल ओनर हूँ, तो इस लोन एंड एडवांस को डिविडेंड माना जाएगा। अब मैंने एक काम किया, मैंने बोला कि कंपनी तुम मुझे मत दो, मेरी जो दूसरी वाली कंपनी है ना, DEF लिमिटेड, DEF प्राइवेट कंपनी, उस DEF को दे दो तुम, ये जो मुझे लोन एंड एडवांस दे रही हो वो DEF को दे दो। तो लॉ ने इसे भी कवर किया है कि अगर किसी ऐसे कंसर्न को देते हैं जिसमें कि बेनिफिशियल ओनर जो शेयर है उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो भी ये लोन एंड एडवांस जो है ये आपका डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। या फिर और टू एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ सच ए शेयर होल्डर। या फिर मैं अगर ये बोलती हूँ कि देखो कंपनी ABC को मैं बोलती हूँ कि देखो अब तुम मुझे भी नहीं दे सकते, अब तुम DEF को भी नहीं दे सकते, अब तुम एक काम करो, अब तुम ना मेरे भाई को दे दो। तो वो बोलता है, या फिर छोड़ो, भाई तो मेरा रिलेटिव हो जाएगा, मैं किसी ऐसे तीसरे आदमी का नाम बता देती हूँ जिससे मेरा कोई रिलेटिव का ये तो नहीं है, बट मैं उसका नाम बता देती हूँ, बट वो पैसे को यूज़ कौन करेगा, मैं करूँगी। तो इस केस में भी ऐसा माना जाएगा कि कंपनी ने जो है डिविडेंड दिया है, किसे दिया है, मुझे, क्योंकि ये बोल रहा है और टू एनी पर्सन ऑन बिहाफ फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ सच शेयर होल्डर, मतलब किसी भी आदमी को दे दिया उसने, और उसका जो इंडिविजुअल जो मुझे बेनिफिट मिल रहा है वो किसे मिल रहा है, वो मुझे मिल रहा है, तो भी ऐसा माना जाएगा कि ये डीम्ड डिविडेंड है, ये लोन एंड एडवांस नहीं है, ये डीम्ड डिविडेंड है। टू द एक्सटेंट टू विच कंपनी पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, द कंपनी पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यस, यहाँ पे एक 222E मैंने आपको बोला था कि ये थोड़ा डिफरेंट सेक्शन है। अब जैसे आपको कंडीशन ये समझ में आ गया ना कि किस केस में ये डीम्ड डिविडेंड माना जाए, किस केस में ये डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। बट आपने बाकी सारे ABCD के सेक्शन में देखा था कि टू द एक्सटेंट कंपनी पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, चाहे वो कैपिटलाइज हुआ हो या नहीं हुआ हो। बट यहाँ पे बोल रहा है टू द एक्सटेंट टू विच कंपनी पोजेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब कैपिटलाइज वाले को हटा दिया है इसमें जो अनकैपिटलाइज्ड है सिर्फ उसी प्रॉफिट को यहाँ पे लिया गया है। टू द एक्सटेंट टू विच कंपनी पोजेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, उसी एक्सटेंट तक हम मानेंगे कि डीम्ड डिविडेंड है। अब आगे डिस्कस करते हैं। CBDT has clarified that the advances which are in the nature of commercial transaction would not fall within the ambit of what advance in section 222E। अगर ट्रेड एडवांसेस हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि ट्रेड एडवांस मिलते हैं जो कि नॉर्मल इन द बिजनेस नेचर होते हैं, इन द ट्रेड नेचर होते हैं, तो उसको जो है हम डीम्ड डिविडेंड की इस कैटेगरी में नहीं रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल दिया है। एडवांस मेड बाय कंपनी टू असिस्टेंट कंसर्न एंड एडजस्टेड अगेंस्ट द ड्यूज फॉर जॉब वर्क डन बाय सिस्टर कंसर्न। अगर एडवांस जो है मेड किया गया है किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा किसी सिस्टर कंसर्न को, और उसके बदले में सिस्टर कंसर्न क्या कर रही है, जॉब वर्क कर रही है, तो इस केस में ये एडवांस नहीं, ये डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। एडवांस मेड बाय कंपनी टू शेयर होल्डर टू इंस्टॉल प्लांट एंड मशीनरी। अब कंपनी ने मुझे एडवांस दिया कि भाई तुम प्लांट एंड मशीनरी ले आके लगवा दो, एंड कंपनी
at the shareholder premises to enable him to do job work for the company so that the company could fulfill an export order। मतलब मान लो कि ऐसा हुआ कि मैं तो शेयर होल्डर हूँ बट मैं एक और काम करती हूँ, मेरा कुछ जॉब वर्क का काम भी है और मैं शेयर होल्डर भी हूँ, और कंपनी ने मुझे इसलिए एडवांस दिया कि मैंने कहा कि देखो जी कंपनी, आपके ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए मुझे एक XYZ मशीन खरीदनी पड़ेगी जो कि मुझे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अब उस मशीन को ख़रीदने के लिए, एक्सपोर्ट कराने के लिए मुझे तो ये तो चाहिए होगा ना आप कुछ एडवांस। तो आजकल तो बिज़नेस का नेचर ही हो गया कि कोई भी आपका काम तभी शुरू करता है जब आप उसको कुछ एडवांस देते हो। तो मैं भी कंपनी का, चाहे मैं शेयर होल्डर ही क्यों ना हूँ, मैं भी वो काम तभी अडॉप्ट करूँगी, तभी शुरू करूँगी जब कंपनी मुझे एडवांस दे रही हो। तो कंपनी ने अगर मुझे इस चीज़ के लिए एडवांस दिया कि लो ये एडवांस ले लो और हमारा काम ख़त्म करो, तो दैट विल नॉट फॉल अंडर द प्रोविज़न ऑफ डीम्ड डिविडेंड, और 222E में वो फॉल नहीं करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसी में अगला पॉइंट है। जी नरसिम्हन, सुप्रीम कोर्ट, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 222 accumulated profit get reduced to the amount deemed as dividend under section 222E even if no adjustment is made in books of account। अब जितना भी हमने डीम्ड डिविडेंड मान लिया, सपोज कि 100 करोड़ का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था और 50 करोड़ रुपीज़ जो है हमने डीम डिविडेंड दे दिया 222E में, तो ये 50 करोड़ रुपीज़ जो है ये फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 222 accumulated profit get reduced by the amount deemed as dividend under section 222 even if, तो अगर बुक्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है, स्टिल हमारे पास क्या होगा, वो 100 करोड़ रुपीज़ में से 50 करोड़ रुपीज़ जो है लेस कर दिया जाएगा। द फैक्ट दैट द लोन एंड एडवांसेस इज रीपेड डज नॉट मेक अ डिफरेंस इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 222E। अब देखो, अब जैसे मैंने आपको कुछ तो वैलिड एग्जाम्पल दिए कि कुछ वैलिड एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, कुछ वैलिड एग्जाम्पल में ये हो सकता है कि उस लोन एंड एडवांस को हम डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे, बट कई बार ऐसे केसेस भी तो होते हैं कि जहाँ पे हम डीम डिविडेंड मान लेते हैं। तो जहाँ पे हम डीम डिविडेंड मान रहे हैं वहाँ पे अगर ये प्रोविज़न है, अगर कोई आपसे ये लॉजिक दे रहा है कि नहीं ये पैसे तो पे कर दिए जाएंगे, स्टिल ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे, स्टिल दैट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड, क्या कंसिडर किया जाएगा, डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 222 ऑल्सो प्रोवाइड दैट डिविडेंड शैल नॉट इंक्लूड, डिविडेंड में इंक्लूड नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एनी एडवांस और लोन मेड टू शेयर होल्डर और ए कंसर्न बाय ए कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विद द मनी लेंडिंग इज सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। जैसे मैंने आपको 222E में बताया कि आप अगर लोन एंड एडवांस देते हैं तो वो आपका डीम डिविडेंड बन जाता है, बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर किसी कंपनी का मेन जो बिज़नेस है, जैसे बैंक्स वगैरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको तो मनी लेंडिंग पार्ट ऑफ बिजनेस है, तो उनके ऊपर बोल रहा है कि अगर यही आपका बिजनेस है तो फिर ये लोन एंड एडवांस अगर आपने दिया शेयर होल्डर को या कंसर्न को तो आपका ये डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 222CD इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर 222CD का केस है और प्रेफरेंस शेयर के केस में ये हो रहा है, जैसे CD क्या है, लिक्विडेशन और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, तो ये प्रेफरेंस शेयर के केस में अगर ये हो रहा है तो हम इसको डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। एनी पेमेंट मेड ऑन बायबैक ऑफ शेयर इन अकॉर्डेंस विद द कंपनीज एक्ट, अगर बायबैक ऑफ शेयर्स हो रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद कंपनी एक्ट तो भी हम नहीं मानेंगे। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स परसेंट टू डीमर्जर बाय द रिजल्टिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ द डीमर्ज कंपनी, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर हो रहे हैं डीमर्जर के केस में तो भी हम इसे नहीं मानेंगे। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड। और यस तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं क्योंकि आज हमारा एक टॉपिक कवर हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम देखते हैं कि हम और कौन सा टॉपिक रिवाइज़ कर सकते हैं। यस, और जाने से पहले आपको एक बात बता दूं, आप किसी भी, मैं हमेशा एक चीज़ दोहराती हूँ अपनी क्लास में कि आप चाहे किसी टीचर के बुक से भी पढ़ क्यों ना रहे हों, ये जो अगर आप सोच रहे हैं कि ये बाइंडिंग की हुई बुक है, स्टडी मैट है इंस्टीट्यूट का, बट अगर आप किसी टीचर की बुक से पढ़ रहे हैं तो डज़ नॉट मैटर। आपको सिर्फ क्या करना है, रिविजनरी क्लास का एक ही मोटो होता है, वो ये कि आपको सिर्फ उस क्लास को देखना है और उसके पीछे के रीज़न को रिकॉल करना है। जैसे किसी भी सेक्शन के पीछे जो लॉजिक है, जो उसकी कहानी है, जो उसके पीछे एक्सप्लेनेशन है, उसको रिकॉल करना है। और जब तक आप जाके खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तब तक चाहे आप 24 घंटे ही क्यों ना रिविजनरी क्लास ले ले, दैट विल नॉट बेनिफिट यू। सो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का रिविजनरी क्लास लेते हैं
तो आप उसके पीछे की रिवीजन, एक्सप्लेनेशन, ये सब कुछ सुनिए और उसके बाद से जाके जो है आप खुद उसे सेल्फ स्टडी कीजिए, तभी आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। और यस, टैक्स में एग्जेम्पशन स्कोर करना एक बहुत ही ईजी टास्क है। ये हार्ड क्यों हो जाता है? बिकॉज पीपल स्टार्ट मेमोराइजिंग टैक्स। अगर आप टैक्स को मेमोराइज करेंगे ना तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज टैक्स का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उतने ज़्यादा वॉल्यूम को याद करना मुमकिन नहीं है। करना क्या होगा आपको उसके लिए कि आपको उस पीछे प्रोविज़न के पीछे हुए लॉजिक को, एक्सप्लेनेशन को अपने दिमाग में ध्यान रखना होगा। उसके बाद टैक्स याद नहीं करना पड़ेगा आपको। सो यस, साइनिंग ऑफ, आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। और अगली क्लास में फिर मैं लेकर के आऊँगी एक नया रिविजनरी वीडियो। टिल देन आपने अगर ये रिविजनरी वीडियो देखा है तो आप जाके सेल्फ स्टडी कीजिए एंड कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।